नमस्कार। मैं एम.ए. हक, विजिटिंग फैकल्टी सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड मेंटर फॉर आईएएस एस्पिरेंट्स। मैं इको टॉक कार्यक्रम के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण मुद्दों को सरलता के साथ व्याख्या करने का प्रयास करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे आपके साथ चर्चा करेंगे वह विगत 1 वर्षों से समस्त न्यूज़ चैनल और प्रिंट मीडिया में छाई रही। यह है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या इसे हम न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी भागीदारी कृषि क्षेत्र में होती है, चाहे वो जीडीपी में 17% का योगदान हो या रोजगार के क्षेत्र में लगभग 50% का योगदान कृषि के क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हमारे यहाँ निर्यात में भी कृषि का योगदान लगभग 12 से 15% के बीच में है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट 1965-66 से प्रारंभ किया गया, जब बिहार में एक सूखा ग्रस्त वर्ष में अनाज की किल्लतें उत्पन्न हो गई और ऐसे स्थिति में सरकार पीडीएस सिस्टम के अंतर्गत भूखमरी की समस्या का समाधान करने के लिए किसानों से अनाज खरीदकर उसे कम से कम मूल्य या निःशुल्क ऐसे लोगों में वितरित करने का निर्णय किया। एमएसपी के अंतर्गत सरकार प्रत्येक वर्ष रबी और खरीफ फसल के साथ साथ जायद फसल के कुल 23 फसलों के लिए एक न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा करती है, जिसमें से 7 खाद्यान्न फसलों के लिए होता है, 5 दलहन फसलों के लिए, 7 तिलहन और 4 व्यावसायिक फसलों की घोषणा होती है। इसकी घोषणा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अधीन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा तय की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बात का द्योतक है कि जिन फसलों पर सरकार इसकी घोषणा करती है उससे नीचे यदि वे फसल मार्केट में बिकने के लिए जाते हैं तो सरकार ये सुनिश्चित करती है कि अंततः उतने न्यूनतम प्राइस में वो स्वयं किसान से वो सारी की सारी फसलें खरीद लेगी। इससे किसानों को एक आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप, यदि सरकार के द्वारा गेहूं का न्यूनतम मूल्य 19 रुपये 25 पैसे प्रति केजी की घोषणा की जाती है, तो इसका सामान्य अर्थ यह है कि सरकार किसानों को ये गारंटी देती है, एक विश्वास देती है कि यदि कोई भी व्यापारी या किसी भी मार्केट में आपका फसल या गेहूं इस रेट में नहीं बिका तो हम इसे खरीद लेंगे। ये एक पॉलिसी है, यह एक नीति है और इस नीति में कानूनी बाध्यता नहीं है। इसलिए किसान लगातार यह मांग कर रहे हैं कि इसे एक्ट या कानूनी रूप से बाध्य बनाया जाए। वर्तमान समय में एमएसपी के द्वारा कुल 23 फसलों को सुरक्षा प्राप्त होती है, परंतु इनमें से अधिकतर क्षेत्र में और अधिकतर फसलों को एमएसपी प्राप्त नहीं हो पाती। एमएसपी पे किसी भी फसल का निर्धारण कैसे किया जाए और कैसे हम अपने किसानों को लाभ पहुंचाएं, इसके लिए एक कमीशन का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष थे स्वामीनाथन।
इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने कृषि के सुधार में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया, जैसे भूमि सुधार, जैसे जल व्यवस्था, जैसे ऋण की व्यवस्था, और इसके साथ साथ उन्होंने किसानों के अनाज के लिए जो दी जाने वाली एमएसपी की दर है उसको तय करने का एक फॉर्मूला प्रदान किया। इस फॉर्मूला के अंतर्गत 3 चीजों का उल्लेख किया गया। इसके अंतर्गत पहले फॉर्मूला में कहा गया कि यदि कोई किसान किसी भी प्रकार के फसल का उपज करता है तो उसे बीज, खाद, कीटनाशक और पानी के जो कुल कॉस्ट होते हैं उस कॉस्ट का 50% से ज्यादा उसे दिया जाए, जिसे A2 कहा जाता है। यानी अगर किसी भी किसान का खाद, बीज, पानी और कीटनाशक में अगर 100 रुपए लागत लगती है तो उसे 50% बढ़ाकर यानी 150 रुपए दिया जाए। इसी के अंतर्गत उन्होंने दूसरा सुझाव दिया कि किसानों के फसल पर A2 प्लस FL का फॉर्मूला लागू किया जाए। A2 का मतलब होता है खाद, बीज, पानी और कीटनाशक, और FL का मतलब होता है फैमिली लेबर, यानी उसके घर के जितने लोग उसमें काम कर रहे हैं उसकी मजदूरी को भी जोड़कर 50% उससे अधिक उन्हें दिया जाए। उदाहरण स्वरूप जैसे A2 में अगर 100 रुपए लगते हैं और उनके फैमिली लेबर का कॉस्ट अगर 100 रुपए और अतिरिक्त लगते हैं तो उसे मिलना चाहिए 200 का 50% अधिक यानी 300 रुपए। इसके अतिरिक्त उन्होंने तीसरी बात बताई जिसे हम C2 कहते हैं। C2 के अंतर्गत उन्होंने कहा कि A2 प्लस फैमिली लेबर और इसके साथ साथ मशीन का भाड़ा, ऋण जो लिए गए हैं उस पर दिए जाने वाले ब्याज, और जो भूमि हमने रेंट पे ली है, क्योंकि हमारे किसान 12% किसान भूमि रेंट पर लेकर के कृषि का कार्य संपन्न करते हैं, तो इन सब को मिलाकर के 50% दिया जाए। यानी अगर हम इसे फिर से कहें तो अगर C2 का कॉस्ट कितना आता है तो A2 का कॉस्ट आ रहा है 100 रुपए, A2 प्लस FL का कॉस्ट मिलाकर के 200 हो रहा है, और अगर हम उसमें मशीन का भाड़ा, उसमें भूमि का रेंट और उसमें ब्याज को ऐड कर दे तो 300 रुपए हो जाते हैं। तो अब इस 300 रुपए का 50% इंक्रीज करके किसानों का MSP तय किया जाए, यानी 300 प्लस 50% यानी 450 रुपए। तो अगर हम देखते हैं कि A2 और C2 के बीच में डिफरेंस, तो A2 में 150 रुपीज आता है और C2 में 450 रुपीज आता है। वित्त मंत्री जब अरुण जेटली थे तो उन्होंने 2017 में के बजट में यह घोषणा की थी कि हम A2 का 50% बढ़ाकर MSP का निर्धारण करेंगे। यह बहुत ज़्यादा लाभदायक किसानों को नहीं हो पा रहा था और इसलिए किसान इसको लेकर के आंदोलनरत रहे। शांताराव कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के कुल किसानों में से केवल 6% किसान ही MSP का लाभ ले पाते हैं और शेष जो हमारे किसान होते हैं उनके फसल MSP के दर से बहुत नीचे प्राइस पर मार्केट में बिकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि गेहूं 19 रुपये 25 पैसे है तो वह मार्केट में कई बार 11 रुपये या 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिक जाता है।
किसानों का यह मांग है कि अगर इसे एक कानून के रूप में, एक्ट के रूप में लागू कर दिया जाए तो ऐसे स्थिति में कोई भी मार्केट या सरकार यदि एमएसपी से नीचे में खरीदने का प्रयास करेगा तो यह कानूनी रूप से अपराध होगा और ऐसे स्थिति में फसलों का जो न्यूनतम मूल्य है वो पूरी तरह से किसानों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगी। सरकार का यह मानना था कि यदि हम एमएसपी में फसलों के खरीद की गारंटी दे दें तो इससे हो सकता है कि उन्हें वित्तीय घाटा सहना पड़े, परंतु इसे लेकर बहुत सारे एग्रो इकोनॉमिस्ट ने अपने आंकड़े प्रस्तुत किए और वह आंकड़ा यह प्रदर्शित करता है कि यदि सरकार एमएसपी को लागू करती है तो किसी भी हाल में सरकार को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत सरकार को दूरगामी समय में आर्थिक रूप से लाभ होने की पूरी संभावना है। एग्रो इकोनॉमिस्ट ने अपने डाटा को प्रस्तुत करते हुए कहा कि भारत में कुल अनाज का उत्पादन लगभग 30 लाख करोड़ टन होता है। इसमें से एमएसपी से बाहर लगभग 20 लाख करोड़ टन अनाज होते हैं, तो केवल 10 लाख करोड़ टन अनाज जो है वो एमएसपी के अंतर्गत आते हैं यदि सरकार इसे पूरी तरह से एक्ट में कर दे। अब ये 10 लाख करोड़ अनाज जो होते हैं इसमें से सरकार जो है वो मात्र 3 से 3.5 लाख करोड़ टन अनाज एमएसपी के माध्यम से खरीदती है और उसे पीडीएस के द्वारा लोगों में वितरित करती है, बफर स्टॉक रखती है और कई बार ऐसे अनाज को विदेशों में निर्यात भी करती है। 3 लाख करोड़ टन अनाज किसान स्वयं अपने आप में उपभोग कर लेते हैं, क्योंकि वो भारत में लगभग 60% लोग हैं। तब बचते हैं इसमें से 3 से 3.5 लाख करोड़ टन। यदि एमएसपी गारंटी हो जाए तो ऐसे स्थिति में सरकार इस 3.5 लाख करोड़ टन अनाज में से भी सारे अनाज स्वयं नहीं खरीदेगी, बल्कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां इस अनाज को खरीदेंगी और एमएसपी पे खरीदेगी। उदाहरण स्वरूप जैसे आप देखते हैं कि जो आलू के चिप्स बनते हैं या मूंग दाल के जो भुजिया बनती हैं, इन सब का कॉस्ट कितना हाई होता है, जबकि वो किसानों से बहुत कम कीमत पर लेते हैं। अतः यदि ऐसा हो जाए तो मात्र 70,000 से लेकर 1 लाख करोड़ तक का ही सरकार को अतिरिक्त देय करने होंगे, लेकिन इससे जो भारत की रीढ़ है, कृषि अर्थव्यवस्था, वो पूरी तरह से सुदृढ़ हो जाएगी और आने वाले समय में भारत एक विकसित देश से एक विकासशील देश से एक विकसित देश में रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एमएसपी को देना किसान और हमारे अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभदायक है। अतः सरकार इस पे बहुत गंभीरता के साथ विचार कर रही है और आने वाले समय में हमें कुछ सकारात्मक समाचार मिलने की पूरी आशा है। धन्यवाद। जय हिंद।